दिल्ली में कुतुब मीनार के पास चलने वाले एक चिल्ड्रन होम के बारे में हमको शिकायत थी। एक चिल्ड्रन होम ओखला में था, एक कुतुब मीनार में था। तो मैं खुद गया 2 टीम्स को लेकर वहां पे इंस्पेक्शन। हमने इंस्पेक्शन किया तो हमको ये पता चला कि बच्चों को पोटा केबिन में रखा गया है। ये जो टीन शेड की तरह होते हैं, जिनमें टीन की दीवारें, प्लास्टिक की जो शीट होती है उसकी दीवारें। जब हमने उसमें और बातें उनसे पूछना चाही तो हमको बच्चों ने बताया वहां पे कि देश में जो सरकार है वो गरीबों को, दलितों को नीचा दिखाने का काम। हमको ये बताया गया बच्चों द्वारा कि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का नाम ले, मोदी जी तो हर वक्त हिंदुओं का सब। 2012 में, 2013 में और 2016 में 3 बार इस चिल्ड्रन होम में बड़े बच्चों ने छोटे बच्चों के साथ यौन हिंसा की। न्यूज पोर्टल्स पे तत्काल खबरें छप गई कि एनसीपीसीआर ने हर्ष मंदर के चिल्ड्रन होम्स पर रेड की। मुझे तो तब तक मालूम भी नहीं था कि इन चिल्ड्रन होम्स का हर्ष मंदर नाम के व्यक्ति से कोई वास्ता है। ये जो विषय है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विभिन्न बाल गृहों का निरीक्षण, ये हमारा यूजुअल काम है। लेकिन इस यूजुअल काम में ऐसा अनयूजुअल क्या हुआ जिस पर आज हमको बात करनी पड़ रही। केवल बात ही नहीं करनी पड़ रही है, कुछ चीजें ऐसी अनयूजुअल हमको मिली, कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हैं जो मैं आज आपके बीच में रखूंगा कि मुझे इस सबको संकलित करके एक किताब की शक्ल भी देनी पड़ी कि एक किताब के रूप में ये हमेशा लोगों के बीच में रहे और लोगों को मिलता रहे। एक जो बाल गृहों से जुड़ी हुई बात है उसको शुरू करने के पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ ध्यान देना चाहेंगे। दुनिया भर में अनाथ आश्रम या बाल गृह का जो पहला रिकॉर्ड, पहला प्रमाण, पहला जिक्र मिलता है वो 400 एडी में मिलता है। रोमन साम्राज्य में बाल गृह रहे। 400 एडी के बाद से बाल गृहों का प्रचलन दुनिया में आया और ये मूलतः यूरोपियंस के पास था। और जब युद्ध हो रहे थे, उन युद्धों में जो लोगों की मृत्यु होती थी उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए बाल गृह बनाए। कालांतर में क्रूसेड के जब युद्ध हुए तब चर्च ने ये काम अपने हाथ में लिया कि जो क्रूसेड के शहीद हो जाते थे उनके बच्चों की देखरेख करने के लिए ऑर्फनेजेस का एस्टेब्लिशमेंट चर्च का। 1741 में जो वर्तमान स्वरूप हम बाल गृहों का देख रहे हैं, ऑर्फनेजेस का देखते हैं, 1741 में लंदन से इसकी शुरुआत। अब भारत में हमको ऐतिहासिक रूप से बच्चों को जिनको परिवार नहीं है या जिनके माता पिता नहीं, अनाथ आश्रमों में रखने के प्रमाण वैदिक काल में तो कम से कम नहीं देखने को आते। मॉडर्न हिस्ट्री में भी भारत में ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही ऑर्फनेजेस का कॉन्सेप्ट आया। 1830 1825 के आसपास जब मिशनरीज ने यहाँ पे काफी इन्फ्लुएंशियल वर्क शुरू किया, उस वक्त बोर्डिंग स्कूल और ऑर्फनेजेस, ये दोनों नए कॉन्सेप्ट आए और यूरोपियन शिक्षा प्रणाली की तरफ भारत को मोड़ने के लिए, भारत को ले जाने के लिए जैसे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए गए उसी प्रकार ऑर्फनेजेस भी शुरू किए गए। वस्तुतः भारतीय व्यवस्था तो परिवार पर आधारित और परिवार आधारित व्यवस्था में जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो जाता है या जिनकी देखरेख करने के लिए परिवार में कोई नहीं होता, वहाँ परिवार के जिसको हम परिवार कहते हैं उसको यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में एक्सटेंडेड फैमिली कहा जाता है। हमारे यहाँ तो दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी एक वृहद परिवार की परिकल्पना है।
उसको एक्सटेंडेड फैमिली कहा जाता है, लेकिन जो भी कहिए यही वो रिश्तेदार होते थे जो चिंता लेते। भारत में एडॉप्शन पुरातन काल से एडॉप्शन भारत में है। जहां पे एडॉप्शन की व्यवस्था नहीं थी वहां ऑर्फनेजेस की जरूरत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात है। अब 1857 की क्रांति को आप लोग याद कीजिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जब एक बालक को गोद लिया और गोद लेके उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा, तब ब्रिटिशर्स ने केवल राजसत्ता को हथियाने के लिए एक नया कानून बनाया और कानून बनाकर गोद लेने की प्रक्रिया को ही अवैधानिक घोषित कर दिया। तो भारतीय व्यवस्थाओं का, भारतीय मूल्यों का केवल धन संपत्ति और सत्ता के लालच में किस प्रकार से हास किया गया, उसकी एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। ऐसी हजारों कहानियां उस वक्त की देश में मौजूद हैं, जो आप इतिहास खंगालेंगे तो पता चलेगा कि जिस प्रकार से हमारी मान्यताओं और परंपराओं को खत्म करने का काम ब्रिटिश काल में हुआ, उसमें गोद लेने की परंपरा भी थी। और जब बच्चा गोद नहीं जाएगा, जब बच्चे को परिवार नहीं मिलेगा और वो अनाथ होगा, तब निश्चित रूप से वो ऑर्फनेजेस में आएगा। इस बात के तो ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है। स्वतंत्र भारत के और परतंत्र भारत, दोनों ही भारत में पिछले 200 साल कभी भी सभी ऑर्फनेजेस का, सभी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का, सभी बाल गृह का कोई मैपिंग, कोई मानचित्रीकरण, कोई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया या कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ था। जब 2018 का समय हमने देखा, वहां पे मुजफ्फरपुर, देवरिया, मिशनरीज ऑफ चैरिटी रांची में बच्चों को बेचने का कांड हुआ। जलपाईगुड़ी में बच्चों को बेचने की घटना प्रकाश में आई एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। मुजफ्फरपुर में हमने देखा कि बच्चों के साथ रेप जैसी घटनाएं सामने आई। एक चिल्ड्रन होम के दफन लाशें निकल निकल के सामने आई। इस देश में बाल गृहों के प्रति एक डर का वातावरण व्याप्त हो गया। इस भय से पूरा समाज घबराया हुआ था। ऐसे में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माथे पे ये जिम्मेदारी थी कि हमको बाल गृहों को, बच्चों को रखने के लिए सुरक्षित स्थान न केवल बनाना है, बल्कि समाज का विश्वास भी संस्थाओं के प्रति वापस लाना है। क्योंकि फिलहाल तो जो व्यवस्थाएं हैं, हमको उन्हीं व्यवस्थाओं में बच्चों के पालन पोषण की तरफ ध्यान देना हो। हालांकि यहाँ पे एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया के अनेक देशों में बाल गृहों को नए लाइसेंस देना बंद कर दिए। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज कई सारी ऐसी हैं जहां पे बाल गृहों को लाइसेंस देना बंद कर दिए गए हैं और डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे ही सारा का सारा काम हो रहा है। बच्चों को परिवारों में भेजने पे ही सारा का सारा काम। इंडोनेशिया का, नेपाल का कई सारे ऐसे प्रकरण सामने आए जहां पे कि बच्चों को एवेंजेलिकल ऑर्गेनाइजेशंस की स्पॉन्सरशिप दिलवाने के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा था और पैसा कमाने का एक जरिया भी बन चुके थे। ये सारी चीजें ओपन सोर्सेज में अवेलेबल, आप लोग देख सकते हैं। खैर, जब आयोग के माथे ये जिम्मेदारी आई तो हमने देश में मौजूद जो राज्य सरकारों ने हमको आंकड़े उपलब्ध कराए, उसके अनुसार 7,163 बाल गृहों की सूची लिखी। उन सभी बाल गृहों का निरीक्षण हुआ। अब जब ये निरीक्षण हुआ तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जो मैं आज आपके सामने रखूंगा। देश में पिछले साल मार्च 2020 में हमने ये प्रक्रिया पूरी की थी। लॉकडाउन आने के बिल्कुल ठीक पहले हमने रिपोर्ट्स जो तैयार। उस वक्त देश में 2,56,000 बच्चे चिल्ड्रन होम्स में रह रहे। अब इन 2,56,000 बच्चों में से 1,80,000 बच्चे, यानी कि कुल बच्चों का जो बाल गृह में रह रहे हैं, 70% देश के 6 राज्यों में था। दक्षिण भारत के 5 राज्य, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एक महाराष्ट्र। इस प्रकार के 6 राज्यों में कुल 1,80,000 बच्चे चिल्ड्रन होम्स में रह रहे थे। ये 7,163 चिल्ड्रन होम्स में से 4,700 चिल्ड्रन होम्स इन 6 राज्यों और ज्यादा अगर आप इसको
गहराई से अध्ययन करना चाहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मिजोरम, छोटा सा राज्य, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 10 लाख के आसपास की आबादी, उसके बावजूद 1000 से अधिक बच्चे चिल्ड्रन होम्स में रहे। मेघालय, छोटे से राज्य, कम आबादी वाले राज्य में 1500 से ज्यादा बच्चे चिल्ड्रन होम्स में रह रहे हैं। ऐसा क्या है जो बच्चों को चिल्ड्रन होम्स में रहने के लिए, रखने के लिए मजबूर करता है? आप कल्पना कीजिए, कोयम्बटूर, त्रिवेंद्रम, कोचीन, ये दुनिया में सबसे समृद्ध शहरों में से एक है। त्रिवेंद्रम, त्रावणकोर की राजधानी, पिछले 3000-4000 साल से हम सुनते आ रहे हैं, व्यापार का केंद्र, समृद्ध शहर। कोयम्बटूर बेहद समृद्ध शहर, एर्नाकुलम बेहद समृद्ध शहर। यहाँ पे आप बाल गृहों की संख्या भी, कोयम्बटूर में 55 से ज्यादा बाल गृह, एर्नाकुलम में 77 से ज्यादा बाल गृह, त्रिवेंद्रम में 100 से ज्यादा बाल गृह। इतनी ज्यादा संख्या में बाल गृहों का होना और उनमें हजारों हजारों बच्चों को रखा जाना, ये आयोग के लिए न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि हमारी समझ से परे था कि इतने प्रोस्पेरस शहरों में इतनी बड़ी संख्या में ऑर्फन बच्चे कैसे हो सकते। जब ये कोविड टाइम आया, हमने ये अपील की, हमने ये रिक्वेस्ट की इन सभी 6 स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, कलेक्टर से, वहाँ के प्रशासन से, राज्य सरकारों को सूचित करते हुए उनसे ये निवेदन किया कि इन बाल गृहों में रहने वाले जिन बच्चों के माता पिता हैं, जिनके परिवार हैं, उनको उनके परिवार के साथ रीस्टोर कर दिया जाए, उनको वापस उनके परिवारों में भेज दिया जाए। तो अब ये तो बड़ी सीधी सी बात थी, भाई बच्चा है, कोविड का समय, परिवार है, तो उसके परिवार में उसको भेज दिया जाए। आप कहाँ इंस्टीट्यूशंस में देख रेख करने के लिए बच्चों को भी कष्ट दे रहे हैं, खुद भी कष्ट में। ऐसे कठिन समय में बच्चों को माता पिता के साथ होना चाहिए। अब इस रिकमेंडेशन का विरोध, इस रिकमेंडेशन के विरोध में कई सारे एक्टिविस्ट खड़े हुए। मैं उनको सो कॉल्ड एक्टिविस्ट ही बोलूंगा, जो बच्चों को परिवार से मिलाने का विरोध कर रहे हैं। मैं यहाँ नाम लेके भी बताऊंगा आपको। तिस्ता सीतलवाड़ जैसे एक्टिविस्ट ने इसके विरोध की मुहिम शुरू, देश भर से। हमको समझ में नहीं आया कि इसका विरोध वो लोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या में एनजीओज, और वो एनजीओज जो फॉरेन फंडेड थे, इसके विरोध में जुटे, तब हमारा भी माथा ठनका। कई अखबारों में आर्टिकल्स लिखे जाने लगे। तब हमने एक अध्ययन करने की कोशिश की और रैंडमली ऐसे एनजीओज के फॉरेन फंडिंग के रिकॉर्ड को उठाया जो ऑर्फनेजेस का, चिल्ड्रन होम्स का, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का संचालन कर रही। और ज्यादा चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हमने दक्षिण भारत के 645 एनजीओज जो चिल्ड्रन होम्स का संचालन कर रहे थे, उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की फाइल्स को खंगाला। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, मात्र 645 चिल्ड्रन होम्स के पास 954 करोड़ रुपए की फंडिंग 2018-2019 के बीच में आई। अगर आंध्र प्रदेश के 145 चिल्ड्रन होम्स जो हमने रैंडम सैंपल में पिक किए थे, उन 145 चिल्ड्रन होम्स में जो पैसा आया वो 405 करोड़ रुपए। उनमें रहने वाले बच्चों की संख्या से अगर हम उसको भाग दें, हम लोगों के पास, आयोग के पास कोई बहुत बड़े एनालिटिक्स तो मौजूद नहीं होते। हम लोग एनालिसिस करने के लिए जो कुल रकम आई और जो उस राज्य में कुल बच्चे रह रहे हैं, उनको उनसे भाग दिया उसी सैंपल में, जिन चिल्ड्रन होम्स को हमने सैंपल में लिया। आपको और ज्यादा आश्चर्य होगा कि प्रति बच्चा 6,40,000 रुपए तक का जो है वो राशि विदेशों से आई इन बच्चों। तब ये सारा का सारा मामला खुद ही स्पष्ट होता है कि ये फंडिंग ही वो एक ऐसा कारण है जिसके कारण बच्चों को यहाँ रखा जाता है। आपको एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, इन सारी प्रक्रिया के दौरान हमारे पास कई सारी शिकायतें आई, शिकायतों का भी निपटारा हम करते रहे। एक दक्षिण भारत में ही एक नलगोंडा डायसिस का एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन था। उस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का एक कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमको एक एमओयू मिला।
वो एमओयू है हमारे पास, हम उसको जांच कर रहे हैं अभी। हमने नोटिस किए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट को। उस एमओयू में ये था कि कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन इस सीसीआई को, इस नलगोंडा डायसिस के अंतर्गत चलने वाली चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को जो पैसा देगी, उसके बदले में ये लोग यहाँ रहने वाले बच्चों को भोजन देंगे, शिक्षा देंगे, सुरक्षा देंगे और धर्म देंगे। अब भारत जैसे देश में स्पॉन्सरशिप के जरिए धर्म देने का ये जो तरीका है, ये गैर कानूनी है। पैसे से धर्म ना दिलवाइए, ये आयोग का कहना है। भाई, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ये साफ साफ कहता है कि बच्चे की आइडेंटिटी उसका राइट। और जब बच्चा चाइल्ड इन नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन की श्रेणी में आता है, जब देखभाल की मदद की जरूरत वाला बच्चा है, वल्नरेबल है, डिप्राइव्ड है, कम से कम उसकी आइडेंटिटी उससे मत छीनिए। उसका धर्म उसकी आइडेंटिटी के साथ है। वो 18 साल की आयु के बाद जिस धर्म की शिक्षा दीक्षा लेना चाहे ले, लेकिन जिस धर्म में वो पैदा हुआ है 18 साल की आयु तक उस धर्म में उसको रखा जाए, जबकि वो सीएनसीपी है, वो माता पिता के साथ नहीं है, वो परिवार के साथ नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी, और इसके लिए भारतीय संविधान में प्रावधान है, आईपीसी में प्रावधान है, और उनमें कार्रवाई की जाती है। हम वापस विषय पर लौटते हैं। ये जो 1,80,000 बच्चों में से जिन बच्चों के माता पिता हैं उनको घर भेजने का जब हमने निवेदन किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी ये विषय आया, और न्यायालय ने भी उसमें यही बात जो है कि भाई जिनके माता पिता हैं उनको घर जाना चाहिए, ये प्रिंसिपल है जुवेनाइल जस्टिस। लगातार इस बात का निवेदन करने पर 3-4 महीने के समय बीतने के साथ जो हुआ वो बड़ा ही सुखद था। 1,41,000 बच्चे अपने परिवारों के साथ वापस मिल पाए। इसमें सबसे ज्यादा सुखद आश्चर्य की बात और सुकून देने वाली बात ये थी कि 1,41,000 बच्चे ऐसे थे जिनके परिवार थे और जिनको परिवार के साथ वापस पुनर्स्थापित किया। तो यही आयोग का काम है कि बच्चों के अगर परिवार हैं तो परिवारों के साथ बच्चों को रहना चाहिए, वो हमने किया। अब जब ये सारा का सारा प्रक्रिया चल रही थी, तब जो चीजें और ध्यान में आती हैं वो ये कि एक चिल्ड्रन होम था। मैं कुछ केस स्टडीज आपके बीच में रखूंगा, आप 4-5। एक चिल्ड्रन होम था प्रयागराज। 1947 में इस प्रयागराज के चिल्ड्रन होम की स्थापना हुई। इसका नाम चिल्ड्रन नेशनल इंस्टीट्यूट। प्रयागराज में आनंद भवन है। आनंद भवन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास था। उसी आनंद भवन का एक हिस्सा स्वराज भवन है। उस स्वराज भवन में ये चिल्ड्रन होम 1947 में उन बच्चों के लिए शुरू किया गया जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे में अनाथ। वहां पे उन बच्चों को रखा गया। जब हमने ये टीम को भेजा सोशल ऑडिट के लिए, तो टीम ने रिपोर्ट किया कि वहां पे उनको एक्सेस नहीं दिया। हमको इंटरवेंशन करना पड़ा, बमुश्किल उनको एक्सेस मिला। और वो रिपोर्ट जो चिल्ड्रन होम की आई वो ठीक नहीं थी। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे लैप्सेस, बहुत सारी समस्याएं दिख रही। चूंकि ये चिल्ड्रन होम देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने स्थापित किया था, एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन देश का माना जाता रहा था। 1947 से लेकर के 2020 तक का हमको कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं मिली। तो मैं खुद एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उस चिल्ड्रन होम का इंस्पेक्शन करने, मैं देश भर में इंस्पेक्शन करता हूँ, और कभी कहीं मेरे को चिल्ड्रन होम के अंदर जाने से तो कम से कम किसी ने नहीं रोका, लेकिन यहाँ प्रयागराज में मुझे ही रोक दिया गया। और मुझे वहां पर ये प्रशासन को बुला के बताना पड़ा कि भाई, आयोग का अध्यक्ष हूँ, मेरा काम है कि देश के किसी भी चिल्ड्रन होम का मैं कभी भी निरीक्षण कर सकूं, हमको जाने दें, क्यों विवाद करते हैं। तब मैंने जाके वहां निरीक्षण किया। वो लड़कियों के लिए चिल्ड्रन, 29 लड़कियां वहां रह रही थी, और 18 साल, 17 साल, 17.5 साल, 6 साल, 5 साल की एज के रेंज के बच्चे। आपको दुख होगा ये जान के कि उस चिल्ड्रन होम में लड़कियों के बाथरूम में, टॉयलेट्स में दरवाजे नहीं। ऐसा नहीं कि दरवाजे टूट गए हों, तोड़ दिए हों या खराब हों, दरवाजे कभी लगाए ही नहीं गए।
इतनी पैथेटिक। आपको क्रोध आएगा ये जानकर कि वहां पे रोज भोजन नहीं बनता, क्योंकि इस चिल्ड्रन होम के बच्चे इंतजार करते थे कि शहर में किसी के जन्मदिन का, किसी की 13वीं का, किसी के मृत्यु भोज का, किसी की शादी का खाना उन तक पहुंचेगा और वो भोजन खाए। हालांकि ये रोज होता, लेकिन क्या रोज बच्चों को इस तरीके की महफिलों का, इस तरीके की आ, हम जिसको बोलते हैं खाना खिलाना, जो हम लोग घर में भी रोज नहीं, कोई भी नहीं, सिंपल खाना खाया जाता है, ये तला हुआ खाना, ये इस तरीके का खाना रोज खिलाना, ये ठीक बात। इसलिए जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो प्रोविजन करता है हर चिल्ड्रन होम में एक मेन्यू होगा, उस मेन्यू को डिसाइड करने का काम बच्चे करेंगे, उस मेन्यू के अनुसार भोजन बनेगा। पर ऐसा कुछ भी वहां था। और ज्यादा बुरी बात जो थी वो ये थी, एक बच्चे का हमको वहां रिकॉर्ड है, वो 2012 में 4 साल की आयु में वहां लाई गई, 4 साढ़े 4 साल की age में। वो जब लाई गई थी तब वो रेप विक्टिम थी। उसकी माँ के साथ वो ट्रेन से जा रही थी, बिछड़ गई, उसके बाद उसके साथ रेप हुआ। वो माँ से दोबारा कभी नहीं गई। वो चिल्ड्रन होम में आने के बाद जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये देश के कानून के अनुसार एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है जो ये तय करती है कि बच्चा होम में रहेगा, बच्चा खुद के घर में रहेगा, या बच्चा अडॉप्शन की प्रक्रिया में जाने के लिए योग्य है। उसको लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन करने की प्रक्रिया कहा जाता है। जब ये CWC ने, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने कहा कि इस बच्चे को लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन डिक्लेयर करने की प्रोसेस में डाला जाए, जिससे कि इसको परिवार मिल जाए। वो 4.5 साल की थी 2012 में। 2020 में जब मैं वहां पहुंचा हूं, तब तक उस बच्चे को दोबारा CWC के सामने प्रस्तुत ही नहीं, उसको कभी परिवार नहीं। क्या हम बच्चों को इसलिए चिल्ड्रन होम में रखते हैं कि चिल्ड्रन होम पलते रहें, या बच्चों की देखभाल के लिए? ये सोचने की बात। आयोग के इंटरवेंशन पे वहां FIR। आसाम में हमको पता चला कि एक बड़े पॉलिटिकल लीडर का जो ट्रस्ट है, वो कई सारे ऑर्फनेजेस, CCI, चिल्ड्रन होम चलाते, 6 चिल्ड्रन होम वो चलाते हैं, ऐसा उन्होंने भारत की संसद को भी बताया। संसद में जो रिकॉर्ड, वहां बताया गया था कि 1080 बच्चे उनके चिल्ड्रन होम्स में रहते हैं। तो हमने अपने डेटाबेस से, अपने रिकॉर्ड के साथ उसको मैच करने की कोशिश की, तो हमको 6 रजिस्टर्ड चिल्ड्रन होम उस नाम से नहीं मिले। हमने टीम भेजी, हमने निरीक्षण करवाया, धुबरी में, होजाई में, नौगांव में, मणिपुर में, हमको ये 3 चिल्ड्रन होम बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना अनुमति के चलते हुए। हमको वहां पे जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज मिली, वो कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों की नाम और बच्चों की जानकारी विदेश की किसी NGO को भेजे जाए। लिस्ट मिली है। वो जो विदेश का NGO है उसका नाम है IHH टर्की। टर्की का वो NGO है, IHH उसका नाम। जब इस IHH को आप सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो आपको पता चलता है कि इस IHH पे तो प्रतिबंध लगाया हुआ है दुनिया के अनेक देशों में। और प्रतिबंध का कारण ये है कि अलकायदा से रिश्ते होने की आरोप के चलते टर्किश एजेंसीज ने भी इस NGO के साथ पूछताछ। तो हमने उन बच्चों की संख्या को, उनके नामों को जोड़ा, 6 के 6 चिल्ड्रन होम, तो करीब 800 बच्चे वहां मिले। अभी तक ये संशय बना हुआ है कि बाकी 200 बच्चे कहाँ गए, उनका क्या हुआ, क्योंकि सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। बच्चों की जानकारी एक ऐसी संस्था को दी जा रही थी जिसके आतंकवादी संगठनों से संबंध होने के
आरोप पर जांच हो चुकी है, लेकिन भारतीय एजेंसीज को जो मैंडेटेड हैं उनको इन बच्चों की जानकारी नहीं थी, वो भी तब जब एक बड़े पॉलिटिकल लीडर इन संस्थाओं को चलाते। अजमल फाउंडेशन के अंदर चलने वाली मरकजुल मारिफ नाम। एक और घटना मैं यहाँ आपको बताना चाहूँ। इस देश में मिशनरीज ऑफ चैरिटी करके एक संस्था है जो ये माना गया हमेशा कि बच्चों की देखरेख करने के लिए सबसे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे अच्छी संस्था हुई। और मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने की, सब जानते हैं। उनको दुनिया में संत का दर्जा दिया गया, हम सब उनको मानते हैं और उपासना करते हैं भारत में लोग। उनके मानने वाले लोग, उनकी संस्था, उनकी स्थापित की हुई संस्था को जो लोग चलाते हैं, उन्होंने एक ऐसा कृत्य किया। रांची में जाके जब हमने देखा कि नवजात बच्चों अडॉप्शन के नाम पे ट्रैफिक किया, बेच दिया गया, और वो भी एक ऐसी संस्था से जिसकी पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा, पूरी दुनिया में भारत को शर्मसार करने का काम मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था ने किया। जब वहां से पता चला कि बच्चों को बेचा, तो हम 2019 में इसी सारी प्रक्रिया में हमको दुमका में एक घटना पता चली। दुमका में ये पता चला कि एक रेप विक्टिम लड़की प्रेग्नेंट, जाहिर है 18 साल से कम आयु की थी। कानून ये कहता है कि किसी भी बच्चे का जब रेप होगा, किसी भी बच्चे के साथ जब यौन हिंसा हो, तो पुलिस को बताना मैंडेटरी है हर एक आम आदमी के लिए। पॉक्सो एक्ट की धारा 19 ये प्रावधान करती है। और जब ये बाल गृह हो, तब तो ये बहुत जरूरी है कि पुलिस को तत्काल बताया जाए। दुमका की वो बच्ची जो प्रेग्नेंट थी, उसको रांची लाया गया। रांची में मिशनरी ऑफ चैरिटीज के होम में उसको रख के डिलीवर कराया गया और उसके बच्चे को बेच दिया गया। इस प्रकार की 200 से 250 लड़कियां पूरे झारखंड में, जिनके रेपिस्ट का कभी पता ही नहीं चला, क्योंकि गुपचुप उनको डिलीवर करा के उनके बच्चे। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस संबंध में उनको निवेदन किया कि इसकी कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इन लड़कियों के साथ जो हुआ वो इनके जीवन को के साथ जाए, लेकिन ये रेपिस्ट जो खुलेआम घूम रहे हैं, इनको पकड़ना हम सबका दायित्व, और खासतौर पर उन संस्थाओं का जिनने इन बच्चियों को डिलीवर कराया, उनके बच्चों को बेचने के लिए। ये पाप, ये पाप है। गाजियाबाद में एक संस्था के बारे में पता चला, मैंने खुद निरीक्षण किया कि वो अवैध ढंग से चिल्ड्रन होम चल। जब मैं वहां गया तो वो चाइल्ड लाइन भी चलाता था और वो चिल्ड्रन होम भी चलाता। चाइल्ड लाइन वो संस्था है जो बच्चों को 1098 जब हम फोन करते हैं, तब बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए, विपरीत परिस्थितियों से बचाने के लिए। एक ऐसी संस्था अवैध तरीके से चिल्ड्रन होम चलाए, ये तो बहुत ही अनैतिक। जब वहां पे हमने जांच की तो पता चला कि बच्चे जो वहां रह रहे हैं उनकी माए जेलों में बंद। चूंकि माँ जेल में निरुद्ध है, और भारत का जो जेल में लोगों को रखने का संबंधी कानून है, वो ये कहता है कि अगर कोई माँ जेल में निरुद्ध है, वो 6 साल तक की आयु तक के बच्चे को अपने साथ रख सकती है, लेकिन जब बच्चा 6 साल की आयु पूरी करेगा तब बच्चा जेल में नहीं रहेगा, और रहना भी नहीं चाहिए, तो वहां से वापस। ऐसी परिस्थिति में जिन महिलाओं के परिवारों के साथ संपर्क टूट जाता है, संपर्क नहीं होते, ऐसे बच्चों को लाकर के वहां गाजियाबाद में रखा गया था, और यूपी और दिल्ली दोनों जगह से लाया। उन वो सारे बच्चे हिंदू और मुसलमान,
और वहां चिल्ड्रन होम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन हर बच्चे के पास बाइबल हमको मिली। तो बच्चों से पूछा कि भाई आप जिस आपके माता पिता जिस मजहब को धर्म को मानते हैं, कभी उसके बारे में आपको बताया जाता है? तो उन्होंने बोला नहीं। जब उस चिल्ड्रन होम को चलाने वाले सज्जन से मैंने पूछा कि भाई आप इन बच्चों को वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्यों नहीं कराते, तो मुसलमान बच्चे हैं उनको नमाज पढ़ने के लिए कभी क्यों नहीं, जो हिंदू बच्चे हैं उनको कोई मंदिर क्यों नहीं भेजते, और आप सभी बच्चों को क्यों बाइबल पढ़ाना चाहते? क्या आप कभी मंदिर जाते हैं? तो बोले मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो एक प्रीस्ट हूँ। तो आप प्रीस्ट होके इस तरीके का अनैतिक काम क्यों कर रहे? 26 बाइबल हमको वहां बच्चों, हमने उनको सीज किया, हमने पूरा प्रकरण पुलिस को बताया, पुलिस ने फिर उसमें एफआईआर दर्ज, मुकदमा दर्ज। तो ये इस तरीके की प्रैक्टिसेस बच्चों के नाम पे किया जाता, ये दिखाता है कि क्यों बच्चों को इतनी बड़ी संख्या में चिल्ड्रन होम में लाकर रखा जाता है। अब ये सारे के सारे विषयों पे एक नई तरीके का एंगल हमको तब मिला जब दिल्ली में हमने 2 चिल्ड्रन होम्स का निरीक्षण। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास चलने वाले एक चिल्ड्रन होम के बारे में हमको शिकायत थी। एक चिल्ड्रन होम ओखला में था, एक कुतुब मीनार में था। तो मैं खुद गया 2 टीम्स को लेकर वहां पे इंस्पेक्शन। हमने इंस्पेक्शन किया तो हमको ये पता चला कि बच्चों को कोटा केबिन में रखा गया। ये जो टीन शेड की तरह होते हैं जिनमें टीन की दीवारें, प्लास्टिक की जो शीट होती है उसकी दीवारें। दिल्ली के माहौल में, दिल्ली के टेम्परेचर में, दिल्ली की ह्यूमिडिटी में बच्चों को इस तरीके से रखा जाना कानूनी रूप से तो गलत है ही, नैतिक रूप से भी ये पाप की शैली। 150 बच्चों को वहां रखा हो, कोई कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हुआ। चलिए छोड़। जब हमने उसमें और बातें उनसे पूछना चाहिए तो हमको बच्चों ने बताया वहां पे कि देश में जो सरकार है वो गरीबों को, दलितों को नीचा दिखाने का काम। हमको ये बताया गया बच्चों द्वारा कि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का नाम ले, मोदी जी तो हर वक्त हिंदुओं का सब। बच्चों ने ये बोला कि पाकिस्तान से लड़ने की बात हर वक्त नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान तो एक दोस्त। आप सोचिए, सरहद पे रोज हमारे जवानों के खून से होली खेलने वाला पाकिस्तान क्या हमारा दोस्त है? क्या हमको बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए? हमने और खोजना चाहा, और पता करना चाहा। उसके साथ ही जो उसी संस्था का सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, इस संस्था का जो दूसरा चिल्ड्रन होम था बालिकाओं वाला, वहां हमको बच्चों ने बताया। आप सोचिए, टीन शेड, एक टीन शेड है 10 बाई 10 का, उसके ऊपर एक और टीन शेड बना दी। मतलब ये तो झोपड़पट्टियों से भी बुरी स्थिति है रखने की, बच्चों स्लम से बुरी स्थिति है। आप टीन शेड की 2 मंजिला इमारत बना देते हैं, बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी की कोई चिंता ही नहीं है, और उस पर आप बहुत बड़े समाज सेवी बनने का ढोंग करते। भाई ये बच्चे इंटाइटल्ड हैं अगर चिल्ड्रन होम में रहने के लिए, तो ये इंटाइटल्ड है एक एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चिल्ड्रन होम में रहने के लिए, जहां इनको टॉयलेट्स, इनको बाथरूम, इनको बेडिंग्स प्रॉपर मिले। आप सोचिए, हमको लड़कियों ने बताया कि उनको सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट में लेके जाया चिल्ड्रन होम। आप कल्पना करिए, 150 बच्चे जहां रहे, वहां पे सरकार ने, भारत की संसद ने
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कुछ प्रावधान किए हैं कि इतने बच्चों पर इतने बाथरूम, इतने बच्चों पर इतने टॉयलेट्स। हम उनको टॉयलेट नहीं दे सक रहे, हम उनको बाथरूम्स नहीं दे सक रहे, और उसका परिणाम 2012 में, 2013 में और 2016 में 3 बार इस चिल्ड्रन होम में बड़े बच्चों ने छोटे बच्चों के साथ यौन हिंसा की। और यौन हिंसा का कारण, ट्रिगर पॉइंट केवल वही होता है कि जब इस तरीके की एम्यूनिटीज का अलग अलग बंटवारा नहीं। बाथरूम्स में ही ये घटनाएं तीनों बार, बच्चों के सोने के कमरे अलग नहीं। तो ये जो कानून बोलता है उसका पालन अगर नहीं किया जाएगा तो इस तरीके की घटनाएं। आप कल्पना करिए 2012 में जिस बच्चे के साथ यौन हिंसा की घटना हुई, उसकी मां को उसका बच्चा देने से संस्था ने मना कर दिया। उस बेचारी को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, उच्च न्यायालय के आदेश पे वो बच्चा उसको मिला। ये चिल्ड्रन होम चलाने के तरीके हैं क्या? जब हमने इस चिल्ड्रन होम के बारे में और जानने की कोशिश की तो वो भी तब जब हमारे चिल्ड्रन होम से इंस्पेक्शन करके वापस आने के साथ अखबारों में, न्यूज पोर्टल्स पे तत्काल खबरें छप गई कि एनसीपीसीआर ने हर्ष मंदर के चिल्ड्रन होम्स पर रेड की। मुझे तो तब तक मालूम भी नहीं था कि इन चिल्ड्रन होम्स का हर्ष मंदर नाम के व्यक्ति से कोई वास्ता है, जो खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताते। फिर हमने पता किया तो पता चला कि ये 2 चिल्ड्रन होम नहीं है, ये 54 चिल्ड्रन होम्स देश में 10,000 बच्चों को इन संस्थाओं द्वारा रखा गया है। और फिर हमने ये तय किया कि इनकी फंडिंग्स की भी जांच कर ली जाए एक बार, जब साथ जांच की जा रही है। इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड नाम की एक संस्था है जिसको बांग्लादेश ने भी बैन किया, और उसके ऊपर भी इस तरीके की आरोपों की जांच हुई है कि उनके टेरर फंडिंग से संबंध हो सकते। मैं नहीं मानता। और ये इंफॉर्मेशन पब्लिक सोर्स, पब्लिक डोमेन में, ओपन सोर्सेज में अवेलेबल। वहां से भी इस चिल्ड्रन होम को चलाने के लिए पैसे लिए गए, सरकार से भी इस चिल्ड्रन होम को चलाने के लिए पैसे लिए, कैनेडियन एम्बेसी के एक एनजीओ से भी इस चिल्ड्रन होम को चलाने के लिए पैसे लिए गए। इस चिल्ड्रन होम को चलाने के लिए अलग 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 4 सोर्सेज से पैसे लिए गए, वो भी तब जबकि दिल्ली की राज्य सरकार इस चिल्ड्रन होम को चलाने के लिए पैसा दे रही। तो ये अलग अलग तरीके से आप फंडिंग क्यों कलेक्ट करते हैं बच्चों के नाम? और किसी भी एक फंडिंग एजेंसी को कभी ये नहीं बताया गया कि कोई दूसरी फंडिंग एजेंसी से भी हमने पैसा लिया। ऐसा क्यों? और जब हम ये पूछते हैं तो अखबारों में ये छपवाया जाता है कि कमीशन रेड कर रहा है। खैर, फिर हमने ये तय किया कि हम इन सारे के सारे चिल्ड्रन होम्स का विजिट करें। मित्रों, यहाँ पे एक ट्रेनिंग रजिस्टर मिला, एक कैपेसिटी बिल्डिंग रजिस्टर मिला। इसी प्रकार का जो इनका होम पटना में था, पटना की उस चिल्ड्रन होम में हमको एक कैपेसिटी बिल्डिंग रजिस्टर मिला जिस पर लिखा हुआ था कि ये ट्रेनिंग बच्चों के साथ शेयर किए जाने के लिए स्टाफ को दी जा रही। अब उस ट्रेनिंग में क्या था? उस ट्रेनिंग में ये लिखा हुआ था कि सरकार दलितों को नीचा दिखाने का काम करती है, सरकार और पुलिस सभी को बराबरी का नहीं मानती। तो बच्चों के दिमाग में इस तरीके की बातें भर दे, गलत। ये साफ साफ सरकार के खिलाफ ये बातें भर के अराजकता फैलाने की कोशिश। और आगे देखिए, हमें 2019 की दिसंबर की एक ट्रेनिंग मिली जिसमें लिखा गया था कि 20 तरह के दस्तावेज अगर नहीं होंगे
तो सरकार डिटेंशन कैंप में डाल रही है। अब पटना में स्टेट गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में किससे 20 तरह के दस्तावेज मांगे? इस ट्रेनिंग को बच्चों के साथ शेयर किया गया। फरवरी में बच्चों का जो रजिस्टर था, जिसमें बच्चे ट्रेनिंग में सीखी हुई बातों को रजिस्टर में दर्ज कर, वहां बच्चा लिख रहा है, मैं आपको जस का तस बता दूं कि मेरी उम्र 17 साल है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ, मैं 10वीं की परीक्षा की तैयारी करने के लिए सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई में लगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे पास 20 तरह के दस्तावेज ना होने से मुझे पेपर देने दिया जाएगा या नहीं देगा। इसलिए हमको सरकार का विरोध करना चाहिए। अब बच्चों के दिमाग के साथ खेल रहे हैं, और किन परिस्थितियों में बच्चों को रखा गया ये भी देखिए। 8 कक्ष है एक 8वीं तक के स्कूल में, हर क्लासरूम के लिए एक कक्ष है, हर क्लास के लिए एक क्लासरूम। उनमें से 4 कक्ष आपने सरकार से ले लिए और उन्हें चिल्ड्रन होम खोल दिया। पर आप सरकार से पैसे ले रहे हैं, विदेशों से पैसा ले रहे हैं, फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, इधर उधर से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और बच्चों को आप बाथरूम, टॉयलेट, बिस्तर तक भी पर्याप्त संख्या में नहीं दे रहे। ये इस तरीके के पाप कर्म कर खुद को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। ये देश की मित्रों स्थिति है कि चिल्ड्रन होम्स के नाम पर क्या क्या किया जा रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया था, इंडोनेशिया में, नेपाल में इस तरीके की बातें सामने आई, और अब भारत में भी ये वक्त आ चुका है कि हमको रीथिंक करना चाहिए, हमको सोचना चाहिए कि हम परिवारों को सक्षम बनाएं, बच्चों को एक बेहतर जीवन देने के लिए, बेहतर भविष्य देने के लिए, एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए, बजाय इसके कि इंस्टीट्यूट में बच्चों को डालते जाएं। और ये चिल्ड्रन होम्स एक्चुअली बच्चों की चिंता करने के लिए, बच्चों की देखरेख के लिए होने चाहिए। बच्चों के नाम पे एनजीओस की फंडिंग कलेक्ट करने का साधन नहीं होना चाहिए। एनजीओस के पैसे कमाने के साधन ये चिल्ड्रन होम कदापि नहीं होने चाहिए। हमको उस तरफ आगे बढ़ना होगा, और यही मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि जहाँ कहीं भी आप बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, दुराचार, दुर्व्यापार देखें, तो प्लीज एनसीपीसीआर को कंप्लेंट करें। बच्चों की शिकायतों पे काम करना ही हमारा काम है, और ये सब भी हम केवल इसलिए कर पाए, आप जैसे सुधी श्रोताओं ने हमारे पास शिकायतें दी, हम तक बातें पहुंचाई, और हम बच्चों की मदद करने के लिए उन पर कार्रवाई कर सकें। धन्यवाद। सर, जैसे कि आपने कहा कि कोविड के टाइम जो बच्चे आश्रम में थे उनको परिवार से मिलाया जा रहा है, तो कोविड से पहले से क्यों नहीं हुआ कि उनके परिवार है फिर भी आश्रम में क्यों रह रहे हैं बच्चे? देखिए, मैंने आपको बताया जैसा कि अब अगर एक एक बच्चे के नाम पे 6-6 लाख रुपए साल का आ रहा है, तो निश्चित रूप से बच्चों पर तो खर्च नहीं हो रहा। भाई, बच्चों पर सरकार भी जो ग्रांट्स देती है वो 60,000 रुपए, 70,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से। 6-6 लाख रुपए जब आएगा तो उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए बच्चों को चिल्ड्रन होम्स पर रखा जाता है। अनुमति, आपको रियली डूइंग ग्रेट वर्क। थैंक यू। मुझे एक छोटा क्लैरिफिकेशन चाहिए। ठीक, मैं एक स्कूल का क्या बोलते हैं चेयरमैन था दिल्ली में ही, तो नजदीक में हमने सुना था एक एमेन्युअल फाउंडेशन करके एक संस्था है, वहां पे 200 तकरीबन बच्चे हैं। तो मैं वहां गया और मैं बोला, उसमें कम से कम 80-90 बच्चे ऐसे थे जो स्कूल में नहीं जा रहे थे। इनको हम मेरे स्कूल में भेज दीजिए, हम उनसे फीस नहीं लेंगे, विल गिव देम व्हाटएवर वी कैन डू, विल गिव देम यूनिफॉर्म आल्सो, फ्री बुक्स आल्सो, एंड दोस चिल्ड्रन वर कमिंग। ठीक, वो आ रहे थे। जब हमने कागजात मांगे, क्योंकि
स्कूल में भर्ती होना है तो दिल्ली गवर्नमेंट के मुताबिक तो हमें फादर्स नेम, मदर्स नेम सब होना चाहिए। मैंने देखा ये इमैनुअल फाउंडेशन का जो बच्चे थे, दे आर ऑल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। कोई असम का है, कोई मिजोरम का है, कोई नागालैंड का है। नेम, उनके नाम जो थे वो हिंदू और ये और वो थे, बट दैट वाज बीइंग रन बाय दिस इंस्टीट्यूशन। हमने बाद में सुना कि ये बंद ही हो गया बिकॉज ऑफ सम रिपोर्ट कि दैट वाज बीइंग यूज्ड फॉर कन्वर्शन पर्पसेस। तो इसका मतलब कि ये लोग जो माता पिता हैं उनको भी पकड़ के ले आते हैं और यहाँ पे एडमिशन करा लेते हैं। ये नहीं कि अनाथ आश्रम है, माँ बाप होने के बाद भी उनको पता नहीं क्या कहते हैं करते हैं। उनको कहते हैं कि हम अच्छा देखभाल करेंगे, पढ़ाई करेंगे, आपके तो 4 बच्चे हैं, ऐसे करके लिए आते हैं। सो इज दिस अ नॉर्मल ऑल ओवर द कंट्री? माँ बाप होने पर भी उनको लिया देते हैं। और सेकंड, हम लोगों को, बिकॉज आप तो संस्था से जुड़े हुए हैं, यू गॉट सर्टेन पावर्स एंड थिंग्स टू गो एंड चेक। हम लोग को पता भी नहीं कि दिल्ली में ही समझे बैठे हैं, हमें पता नहीं कि कितने ऐसे संस्थाएं हैं, उनको कैसे काबू में आप ले आ सकते हैं। समझवाइए। कर्नल साहब, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। तो आपका ये सवाल कि कैसे काबू में लाना है, मैं पहले उसका जवाब दूंगा। देखिए, हमने जो 7,000 इंस्पेक्शंस किए, हमने उन सभी इंस्पेक्शंस को एक डेटाबेस में सेव कर दिया। हर डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म, उनमें जो जो स्टेक होल्डर्स इन चिल्ड्रन होम्स में बच्चों का इन चिल्ड्रन होम्स के बच्चों का जानकारी लेने के लिए, बच्चों को वहां रखने के ऑर्डर करने के लिए, अथवा इन चिल्ड्रन होम्स के निरीक्षण करने के लिए मैंडेटेड, हमने उन सभी का भी एक डेटाबेस तैयार और हमने इन दोनों डेटाबेसेस को आपस में मर्ज कर दिया और इस सारी की सारी व्यवस्था को हमने एक ऐप का नाम दिया है। उस ऐप का नाम है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, मासी। और ये अथॉरिटीज को हमने सब कुछ दे दिया है एंड दे आर नाउ यूजिंग इट। अभी ये टेस्टिंग की स्टेज में है, ये बहुत जल्द ही पूरी तरीके से उपयोग में आने लगेगा। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इतने सारे फीचर्स हैं कि एक दिन हम इसी पर बात कर सकते हैं 30-40 मिनट, लेकिन काबू में करने का मैकेनिज्म हमने बना दिया है। तो एक बात तो इसकी संतुष्टि। दूसरी बात जो आप बोल रहे थे कि ये जो 1,41,000 बच्चे मैंने आपको बताया घर गए, ये वही बच्चे थे जिनके परिवार थे, जिनके माता पिता थे और जो घर पे रह सकते। ये बिल्कुल ही गलत बात है कि जिन बच्चों के माता पिता हैं उनको चिल्ड्रन होम में लाके पटक के रखा जाता है केवल इसलिए कि चिल्ड्रन होम को फंडिंग मिलती रहे। वो बहुत गलत है और इस प्रैक्टिस के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़। प्रियांक जी नमस्ते। आपका डिस्क्रिप्शन बहुत मार्मरिक भी था और जो आंकड़े थे वो बहुत चौंकाने वाले थे। मैं चौंकाने वाले इसलिए कहूंगी क्योंकि अक्सर हम इस बारे में जब भी बात करते हैं कॉन्वर्सेशन बहुत इमोशनल हो जाती है और नंबर्स पे ध्यान नहीं जाता है। पर आज अगर मैं नंबर्स को देखती हूँ और अगर हम कहते हैं 954 करोड़ गोइंग फॉर चिल्ड्रन वेलफेयर और उसमें बच्चों की इतनी दरिद्र कंडीशन में रखा जा रहा है, सो ये ना सिर्फ गवर्नमेंट पे बल्कि एज ए कॉमन सिटीजन हम पे भी लांछन है। मेरे छोटे से सवाल हैं सर। पहला सवाल है कि क्या मैं नहीं देख रही हूँ या गवर्नमेंट क्या काफी वोकल है चाइल्ड अडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए? बीच में कुछ एडवर्टीजमेंट मैंने देखे हैं जहां पे आता था कि चाइल्ड अडॉप्शन के लिए, बट अगर मैं आजकल देखूं तो शायद मुझे नहीं दिख रहे हैं या ऐसा कोई ड्राइव चल रहा है। बिकॉज जैसा आपने कहा कि इसका इलाज है हमारी पुरानी प्रणाली कि आप बच्चों को परिवारों में भेजें, और हमारे यहाँ परिवार सिर्फ माँ बाप नहीं होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है। और आज भी हम देखेंगे हमारे खुद के परिवारों में भी हमने देखा है जहाँ की अगर कोई दूर दराज में रह रहा है, मेरे खुद के परिवार में ऐसे लोग हैं जो कि अगर दूर दराज में रह रहे हैं, जैसे मैं पहाड़ से हूँ, तो फैमिली के बच्चे जो है वो एक्सटेंडेड फैमिली में आकर रहते हैं।
वो लीगल अडॉप्शन नहीं है, पर अडॉप्शन का एक तरीका है। तो गवर्नमेंट का रोल। और दूसरा, मैं काफी टाइम से कम से कम 5-6 साल कई सारे एनजीओ से जुड़ी रही, जिसमें सेव द चिल्ड्रन था, एक चिल्ड्रन विजन करके कुछ था। और यहाँ पे आपको जो डेटा दिया जाता है, कहते हैं कि भाई आप बच्चे अडॉप्ट करिए और बच्चे को आपको डेटा दिया जाएगा। जब 3-4 साल बाद मैंने उनसे वही डेटा मांगा, तो उन्होंने डेटा चेंज कर दिया और कहा कि भाई बच्चा जो है वो अब पेरेंट्स के पास चला गया है। बट आपके पास कोई तरीका नहीं है चेक करने का। जब भी आप डेटा मांगते हैं तो वो कुछ और देते हैं। तो आप कॉमन, हम जैसे जो लोग हैं जो चाहते हैं जुड़ना पर नहीं जानते हैं कि कैसे जुड़े, और एनजीओ एक तरीका दिखता है, उन्हें आप कैसे गाइड करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने नाम की यथारूप प्रश्न पूछा। आपका तो नाम ही यशोदा है, और दुनिया में अडॉप्शन के लिए अगर कोई रोल मॉडल है तो माँ यशोदा ही। अब एडॉप्शन के लिए भारत सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत पूरा का पूरा प्रावधान किया हुआ है, और कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, वो इस काम को संपादित करने का काम करती है। जो भी लोग एडॉप्शन में बच्चों को लेना चाहते हैं, उनको केवल कारा के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसकी एक रिगरस प्रोसेस इसलिए क्योंकि बच्चों का एडॉप्शन के नाम पे दुरुपयोग ना हो पाए, ये चिंता करने का काम देश की सरकार करती है, और उसमें समय लगता है। सामान्यतः 13, 14, 15 महीने का समय भी लग सकता है, लेकिन बच्चा कारा के थ्रू ही लेना चाहिए। कारा के थ्रू ही मिल सकता है, वही केवल एक वैधानिक प्रक्रिया है। देश की सारी अडॉप्शन एजेंसीज इस कारा के साथ लिंक्ड। अगर कारा की प्रक्रिया के अलावा कोई बच्चे को देने की, अडॉप्शन की बात करता है, तो अनैतिक है, अवैधानिक है, गलत। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि चिल्ड्रन होम में रहने वाले बच्चों को स्पॉन्सर करने की, उसके लिए आप जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जाइए। जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये वो अथॉरिटीज हैं। आप जिनसे बोल सकते हैं कि भाई हम कुछ पैसे बच्चों के नाम पे डोनेट करना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं, हम किसी बच्चे को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो आप स्पॉन्सर्ड फोस्टर केयर भी है, नॉन स्पॉन्सर्ड फोस्टर केयर भी है, और स्पॉन्सरशिप भी है। कई सारी तरीके की सरकार के पास योजनाएं हैं। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड्स होते हैं, आप उसमें मदद कर सकते हैं। लेकिन आप सरकार के मैकेनिज्म को, बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को आप जाके बोलेंगे, वो लोग सोशल वर्कर होते हैं, 3 साल के लिए यहाँ पे ज्वाइन किए होते हैं, वो आपको सारी की सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू सर, आपने इतना चौंकाने वाले आंकड़े दिए। तो मेरा मतलब एक ऑब्जर्वेशन है और एक उस पे ही सवाल है। जैसे हम भी एज लोगों को खाना दे, मतलब बच्चों को खाना देते हैं। तो मैं भी अभी 2-3 दिन पहले अपनी माता जी से पूछ रहा था कि अभी हम क्यों नहीं दे रहे, लॉकडाउन से क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने बोला कि वो बच्चे अपने घर चले गए, वो विकलांग बच्चे हैं, तो वो वहां रहते, वो अपने अब घर चले गए हैं, इसके लिए अब वहां पे कोई नहीं है। और एक बार जब हम वहां देने भी गए थे, तो उनके पास, जैसे हम दोपहर को गए थे, तो हमने पूछा था बच्चों के से, आपके पास आपने सुबह क्या खाया। तो उनने ये कहा कि हमने सुबह तो कुछ नहीं खाया, ये जो आप लाए हैं वही हमारे पास है। तो मतलब उनको सुबह का नाश्ता तक नहीं दिया गया था। ठीक है। और एक बार हम यहाँ गए थे बाल गृह में, कारागार बोल सकते हैं वो, मतलब दोनों था, वो बाल गृह भी था और कारागार एक साथ था। तो वहां पे मतलब महिलाओं के लिए जो और बच्चियां थी, उनके लिए एक अलग से सेक्शन था पूरा। ठीक है। वहां किसी भी को भी जाने नहीं दिया जाता था। तो मतलब हम ग्रुप में गए थे, तो वहां 2-3 लोगों को अलाउ किया कि आप जाइए वहां, उनको खाना वाना दे दीजिए, जो आपके गिफ्ट्स हैं दे दीजिए, और सीधे चले आइए। ठीक है। तो ये भी, तो मेरा उस पर एक प्रश्न है कि हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करें कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। कि आपको अगर ऐसा कहीं भी संदेह होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आयोग की वेबसाइट है ncpcr.gov.in। मेरा ईमेल आईडी है cp.ncpcr@nic.in। आप यहाँ पे एक शिकायत कर दीजिए। यहाँ पे एक शिकायत अगर हमको मिलेगी, तो हम लोग उस शिकायत के आधार पे, फिर काम आयोग का होता है, हम उसकी जांच भी करवाएंगे, तो दोषियों को सजा मिले, ये काम हम सुनिश्चित करें। तो आप प्लीज कंप्लेंट करिए। एज एन स्पिरिटेड सिटीजन, जितनी ज्यादा कंप्लेंट्स आप लोग हम तक कर पहुंचा पाएंगे, हम उतने ज्यादा बच्चों की मदद कर पाएंगे। मेरा आपसे केवल यही कहना है कि हम लोग को सरकार इस काम के लिए नियुक्त करती है, हमारा उपयोग करिए, हमसे ज्यादा से ज्यादा काम करवाइए।
जैसा मेरे से पहले देवांश ने भी पूछा कि विकलांग बच्चे थे, घर चले गए। आपने भी पहले कहा था कि कोरोना के समय में बच्चों को घर भेज देना चाहिए। मुझे ये थोड़ी समझ में नहीं आ रही है बात। ये ऑर्फनेजेस में बच्चे घर, उनके परिवार हैं, उनके माता पिता भी हैं, उनके बाकी चाचा ताऊ वो सब हैं, मगर फिर भी वो ऑर्फनेजेस में रहते हैं। ये थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी डालिए प्लीज। देखिए, जब हमने ये देखा कि ऑर्फनेजेस में बच्चे या चिल्ड्रन होम से बच्चे रह रहे हैं, तो इन इनको रखने के लिए पैसे आते हो। सबसे पहला सवाल यही होता है। तो ये पैसा जो है वो कतिपय लोगों की कमाई का जरिया बन जाता है कभी कभी, और सरकार सारे ऑर्फनेजेस को फंड नहीं करती। सरकार तो केवल 25% के आसपास ही ऑर्फनेजेस या चिल्ड्रन होम्स ऐसे हैं जिनको फंड करती है। एक बड़ी संख्या ऐसी चिल्ड्रन होम्स की है जो फॉरेन फंडिंग से, और उनकी फंडिंग बंद हो जाएगी अगर वहां पे बच्चे नहीं होंगे। तो कई मामलों में तो बच्चों को इसलिए ही रखा गया है कि उनको फंडिंग मिलता रहे। बच्चों के माता पिता हैं, बच्चों के परिवार हैं, उनको अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए, उनको साथ ही होना चाहिए। इसके लिए कानून में प्रावधान है। कानून में उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करके ही हम बच्चों को घर भेजने में सफल हो पाए। और एक बड़ा काम हमने किया है। ये पिछले 100 साल में कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे घर गए हैं। तो हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ कहीं भी आपको ऐसी जानकारी मिलती है कि बच्चे परिवार होने के बावजूद चिल्ड्रन होम में डाले रखे गए हैं जो घर पे हो सकते हैं, तो उसकी शिकायत भी अगर आयोग तक आएगी तो आयोग CWC के ऑर्डर को एक बार निरीक्षण कर सकता है, DM को बोल सकता है कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होते हैं हर जगह। आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी कंप्लेंट कर सकते हैं, भाई CWC ने इस बच्चे को यहाँ रखने का ऑर्डर किया है तो गलत किया है, इसकी जांच की जाए। तो DM के पास पावर है उसको रिव्यू करने का। मगर पेरेंट्स छोड़ते क्यों हैं? मतलब बस इररिस्पॉन्सिबिलिटी की हैंडओवर कर दिया, या कुछ उनको भी लुभाव दिया जाता है कि हम। देखिए, जैसे कर्नल साहब ने अभी बताया, मैं एक कंबोडिया का एक एग्जांपल यहाँ बताना चाहूंगा। कुछ और साउथ एशियन कंट्रीज में भी ऐसा हुआ जहाँ पे इतनी ज्यादा फॉरेन फंडिंग आ रही थी स्पॉन्सरशिप के नाम पे कि बच्चे चिल्ड्रन होम में हैं और कोई यूरोपियन उनके नाम पे वहाँ पैसे डाल रहा है, बच्चे को हर महीने फोटो भेज रहे हैं, एक वीडियो बना के भेज रहे हैं कि वहाँ बच्चों को रेंट पे रखा जाने लगा। भारत में ये बुराई अभी तक नहीं आई है, लेकिन इसका अगला चरण यही। तो हमको इन सब चीजों से बचने के लिए परिवारों को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, परिवारों को सक्षम बनाने की जरूरत है। इसके लिए आयोग कई सारे डायमेंशंस पे लगातार काम कर रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। खूंटी एक डिस्ट्रिक्ट है रांची में, जहाँ पे ट्रैफिकिंग का बोलबाला था, जहाँ के बच्चों को चिल्ड्रन होम में बहुत बड़ी संख्या में रखा जाता था। अभी आयोग ने वहां पे सभी वल्नरेबल बच्चों की मैपिंग की। ऐसे 4700 बच्चों की जानकारी हमने इकट्ठी की है, गांव गांव में पता करवा के, जिनको मदद की जरूरत है, जिनको सरकार की योजनाओं से उन परिवारों को जोड़ने का काम अब आयोग कर रहा है। तो हम लोग कई सारे डायमेंशंस में काम कर रहे हैं कि चिल्ड्रन होम्स में बच्चों को ना रखा जाए, बच्चों की ट्रैफिकिंग ना हो, बच्चे सड़कों पे ना रहें, बच्चे अपने घर में एक सुरक्षित वातावरण में रहें। हम लोग काम कर रहे हैं इसके लिए, लगातार स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें लगातार मदद इस काम के लिए कर रही है। थैंक यू तान्या। एक फॉलो अप क्वेश्चन। सो मतलब अगर वो पेरेंट्स चाहे ट्रैफिकिंग की वजह से या कुछ लोभ की वजह से अगर ऑर्फनेजेस में भेज रहे हैं, तो वो बच्चे अपने घरों में भी सिक्योर तो रहेंगे नहीं। आज अगर वो अपने बच्चों को रेज करा एक उम्र तक और उसके बाद ऑर्फनेजेस में भेज दिया, तो इसमें तो मतलब आप। नहीं राहुल जी, इसमें कुछ मामलों में ऐसा है कि माता पिता को पता ही नहीं है कि जहाँ बच्चा रह रहा है वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, वहाँ ऑर्फन बच्चों को रखने पता ही नहीं। कई मामले हमने ऐसे देखे हैं जहाँ माता पिता को ये बोल के बच्चों को लाया जाता है कि हम हॉस्टल में बच्चों को रख के पढ़ाएंगे, और उसके नाम पे CWC को ये बता दिया जाता है कि बच्चा बहुत गरीब परिस्थितियों में आया हुआ है। तो ये पूरे के पूरे प्रणाली को सुधारने का काम अभी शुरू हुआ है जस्ट। तो इसको एक चक्र पूरा होने में समय लगेगा, लेकिन आप विश्वास रखिए
कि ये माँ बाप को धोखे में रख के भी जिन बच्चों को लाया जाता है, व्यवस्था को हम ठीक करने की तरफ काम करते हैं। सर, आपने जो बातें बताई हैं दे आर वेरी वेरी शॉकिंग, बट आई थिंक इंडिया में पता है लोगों को कि ये सब हो रहा है ऑर्फनेजेस में, क्योंकि आई हैव सीन मूवीज विच आर मे बी 40 years old, उसमें भी ये अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज, रेप, ये सब दिखाया है, सप्लाइंग गर्ल्स टू द मिनिस्टर्स, पता नहीं क्या क्या। और आप जो बता रहे हैं ये फॉरेन फंडिंग आ रही है, सबको पता है ये पैसे मिसअप्रोप्रिएट हो रहे हैं, अभी तक कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? That is a very shocking thing that things are continuing the way they are. हम लोग कर पा रहे हैं वही आपको बता पा रहे हैं, किया है वही बताया है आपको कि ये सब किया है, तभी इतने सारी संख्या में बच्चे घर जा पाए, रोज इंस्पेक्शन हो रहे हैं। ये देश में पहली बार हुआ है कि 7,000 चिल्ड्रन होम्स जो देश भर के थे उनका निरीक्षण हुआ है। तो ये सरकार हमको सक्षम संसाधन उपलब्ध करा रही है और हम कर पा रहे हैं, ये पहली बार। What about the foreign funding? उसका माने मिसअप्रोप्रिएट करते हैं, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं? हम लोग लगातार जहां जहां से हमको शिकायत मिल रही है वहां वहां उस पर जांच कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली रिकमेंडेशंस कर रहे हैं। हमने कई सारे जो इस प्रकार के एनजीओ मिले उनके फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो में जो लाइसेंस मिला हुआ है उसको कैंसिल करने के लिए भी हम लोग रिकमेंडेशन कर। एक पॉइंट जो राहुल जी ने पूछा था, आई वांट टू मेक वन पॉइंट ऑन दैट। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे गांव में काफी जगह में काफी पॉवर्टी है एंड फैमिली प्लानिंग नहीं होने की वजह से बहुत से फैमिलीज में 5, 6, 7 बच्चे भी होते हैं। तो ये लोग वहां पे गांव में जाके बात करते हैं कि हम आपके बच्चों को पढ़ा लेंगे, सिखा देंगे और इनको पकड़ के ले आते हैं। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो हमारा एक तो बच्चा सही निकल गया। अगर आई हैव आल्सो बीन कनेक्टेड विद इंडस्ट्रीज, दिल्ली में ही आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे बच्चे बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से लेके आते हैं, उनको कमरे में बंद करके वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम कराते हैं। अभी पिछले 3-4 साल से ये बच्चों का काम कराना बंद हुआ है। सो ये नई बात नहीं है। लोग उन बच्चों को पेरेंट्स से उनके इवन विद देयर सपोर्ट दे ब्रिंग द चिल्ड्रन। रीजन इज पॉवर्टी। तो जब तक बच्चे ज्यादा होंगे, जब तक पॉवर्टी गांव में नहीं निकलेगा, ये सिलसिला जो है आपके लिए दौड़ना ही पड़ेगा। सर मैं वही यहाँ पे आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि हमने जो अप्रोच कमीशन की प्रिवेंशन के लिए बनाई, ट्रैफिकिंग के प्रिवेंशन के लिए बनाई, बच्चों को चिल्ड्रन होम में रखने से प्रिवेंट करने के लिए बनाई, स्ट्रीट चिल्ड्रन के रिहेबिलिटेशन के लिए बनाई, उन सभी में हमने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है वो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ चाइल्ड सेंट्रिक ना होकर फैमिली सेंट्रिक। हमको ये बात समझ में आती है जब तक फैमिली को हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे बच्चों को सिक्योर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 31 स्कीम्स और 6 अलग अलग इंटाइटलमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको हम बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में परिवार को देने के लिए रिकमेंड करना शुरू कर। जैसा मैंने अभी आप खूंटी का एग्जाम्पल, खूंटी ट्रैफिकिंग के लिए प्रॉन डिस्ट्रिक्ट्स में से एक, वहां पर हमने 4,700 वल्नरेबल बच्चों को आइडेंटिफाई किया है। ये 3,300 परिवारों के बच्चे। अब ये बच्चों को कोई चिल्ड्रन होम में ले जाके ना रखे, ये बच्चे कभी ट्रैफिक ना हो, इसी सबको देखते हुए हम अलग अलग प्रकार की स्कीम्स के साथ इन फैमिलीज को लिंक करने का काम कर रहे हैं। ये काम अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवल पे प्रॉपरली हो, देखिए गरीबी को दूर करने के लिए पर्याप्त संसाधन सरकार दे रही है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि वो नीचे तक सही हाथों तक पहुंच पाए। और वो पहुंचाने के लिए हम मोस्ट वल्नरेबल बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कुछ इंडिकेटर्स बनाए। उन इंडिकेटर्स में शामिल है ऐसे बच्चे जो कभी ट्रैफिक हुए हो, ऐसे बच्चे जो कभी चाइल्ड लेबर से रेस्क्यू हुए हो, ऐसे बच्चे जिनके परिवारों में
कमाई के साधन नहीं हो, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक विकलांग हो, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता जीवन को जीवन के प्रति खतरनाक किसी बीमारी से जूझ रहे हो, ऐसे बच्चे जिनके परिवारों में नशे की आदत हो, ऐसे बच्चे जो कभी चाइल्ड मैरिज के विक्टिम रहे हो, ऐसे बच्चे जिनके जो सब्सटेंस एब्यूज के खुद शिकार हुए हो, ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हो, ऐसे बच्चे जो ड्रॉप आउट हो, इन सभी प्रकार के बच्चों को हमने वल्नरेबिलिटी कैटेगरी के अंदर रखा है और इन सभी बच्चों की मैपिंग और उसके बाद उनके परिवारों की स्कीम्स के साथ मैचिंग, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज द्वारा उनकी ट्रैकिंग, ये डिवाइस हम ये एक स्ट्रेटेजी हमने बनाई है और इस पर हम लोग अभी काम 10 जिलों में हम बिहार के काम कर रहे हैं। हमने आपको बताया खूंटी में हमारा ये काम लगभग आधे से अधिक पूरा हो गया है। जमशेदपुर में हमने कल उसको शुरू किया है। आसाम में हम ये काम कर रहे हैं, मणिपुर में हम ये काम कर रहे हैं। तो जो आयोग की क्षमता है उसके अनुसार हम सबसे ज्यादा संकटग्रस्त इलाकों में जाके ये काम कर रहे हैं। तो हमको उम्मीद है कि जब ये प्रयास सतत लगभग 1 दशक तक किए जाएंगे, तब जाकर हम, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम परिवारों को गरीबी की उस स्थिति से निकाल पाएंगे जहां वो अपने बच्चों को भेजने के लिए, बेचने के लिए, ट्रैफिकर्स को देने तक के लिए मजबूर है। आपकी बात बिल्कुल ठीक। सर, जैसे आपने कहा कि लोगों को कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में हमने देखा गया कि जो कंप्लेन करता है उसको मतलब ज्यादा ट्रोल किया जाता है बजाय कि उस संस्था के, मतलब उसको आप बहुत नाम मत बताइएगा अपना, आप नाम मत बताइएगा। आप गुमनाम शिकायत करेंगे तो भी हम उतनी ही सख्त कार्रवाई करेंगे। मतलब उसे मतलब बहुत परेशान कर दिया जाता है कि भाई तुमने शिकायत कैसे की। मैं आपको बता रहा हूँ, आप नाम मत बताइए। आप गुप्त शिकायत करेंगे तो भी हम कार्रवाई करेंगे। और सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे बहुत सारे विकलांग बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे, मतलब वो बच्चे विकलांग हो गए तो उनको पेरेंट्स लेना नहीं चाहते कभी, ठीक है, कि मतलब वो विकलांग जब इसको लेके हमारी झंझट करेगा, या कोई मानसिक रूप से बीमार है, तो इन बच्चों को क्या किया जाए, इन बच्चे का मतलब क्या रहेगा? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ऐसे बच्चों को अडॉप्शन में लेने वाली परिवार भी देश में मौजूद है और वो अडॉप्शन की प्रोसेस में भी उनको भेजा जा सकता है। और ऐसे बच्चों को रखने के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, स्पेशलाइज्ड होम्स हैं, उन बच्चों को वहां पर रखा जाए। देवांश जी, FCRA, मैं हिंदू चार्टर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था आज से 2-2.5 साल पहले से। तब भी हमारी वहाँ पर ये डिमांड थी, और जो भी अभी हिंदू चार्टर की टीम है उसमें ये डिमांड है कि FCRA को 100% बैन कर दिया जाए, टोटली बैन। ये हर समय ये क्रिश्चियन मिशनरीज कभी कोई ये मिसयूज करके पैसा भेजते रहते हैं। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कंप्लेंट आए फिर उसका FCRA देखें, ये एंडलेस प्रोसेस है। क्यों नहीं, क्या भारत में हम लोग समृद्ध नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को, अपनी ऑर्फनेजेस को खुद फंड कर पाए? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसे नहीं है? क्यों चाहिए हमें FCRA? इसको 100% बैन के लिए आप कैंपेनिंग क्यों नहीं करते? या अगर ऐसा विचार नहीं आया तो क्या आप आगे ओपन रहेंगे इसके लिए? राहुल जी, अभी मैं आयोग में अध्यक्ष के नाते काम कर रहा हूँ, उसी कैपेसिटी में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और ये बात बिल्कुल आपकी ठीक और जायज है। और भारत सरकार पर्याप्त संख्या में फंडिंग अवेलेबल कराती उन संस्थाओं को जहाँ नियम पूर्वक बच्चों को रखा जाता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बच्चों के नाम पे दुरुपयोग की शिकायतें हमारे पास आती है, इन पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है और पहली बार कोई सरकार देश में ऐसी है जो बहुत सख्त निर्णय इनके खिलाफ ले रही है। तो हमको लगता है इन सब चीजों को नियंत्रित करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये सब नियंत्रित। प्रियांक जी, आपने आज तो सिर्फ 2 ही नाम लिए काफी कंजर्वेटिवली, चाहे वो तीस्ता सितलवाड़ का हो या हर्षवर्धन का हो। तो हम देखते हैं चाहे नक्सलाइट एक्टिविटीज हो, चाहे आपकी एक्टिविज्म अगेंस्ट एनी डेवलपमेंट और एनीथिंग गुड इन दिस कंट्री हो, चाहे इतना बड़ा स्कैम हो, इन सब जगह इनके नाम आ रहे हैं। तो ये आई एम श्योर इसके बारे में भी गवर्नमेंट नोटिस कर रही होगी कि क्यों ऐसा है कि कुछ ही नाम हर जगह आ रहे हैं। मेरा सवाल नहीं है सर, आपसे रिक्वेस्ट है, क्या हम इस प्लेटफॉर्म पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे क्या एक कॉन्क्लेव कर सकते हैं टू
टू गाइड, आपने एक तो बताया कि हाँ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे लोग हैं हमारे खुद के फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, जो जुड़ना चाहते हैं, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट काम के माध्यम से भी। तो क्या एक कॉन्क्लेव या कुछ गवर्नमेंट प्लान कर सकती है सो दैट यू रीच आउट टू एवरीवन? और अगर 100 लोगों में से अगर 2 लोग भी आगे बढ़ के अगर काम करेंगे तो आई एम श्योर हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से डायरेक्टली काम करें, ना कि इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जहां हमें खुद नहीं पता होता है कि उनकी क्या फंडिंग है और क्या उनका बैकग्राउंड है। सो दिस इज मोर अ रिक्वेस्ट, ना कि प्रश्न है। यशोदा जी, मैंने आपको अपना ईमेल आईडी भेजा है, आप संपर्क में रह सकते हैं। आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते होंगे, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के साथ कनेक्ट करने के लिए आपकी मदद करूंगा। और कई सारे अच्छी प्रयोग देश भर में हो रहे हैं। मैं यहाँ एक प्रयोग आपको बता सकता हूँ, महाराष्ट्र के अकोला में कोविड सिचुएशन के पहले हुआ। कोविड में तो पॉसिबल नहीं था। कुछ परिवारों ने, महाराष्ट्र में जैसा हम सब जानते हैं कि गणेशोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, कुछ परिवारों ने ये तय किया कि गणेश जी के 10 दिनों में वो किसी चिल्ड्रन होम से एक बच्चे को भी उसी प्रकार लेके आएंगे जिस प्रकार के गणेश जी को 10 दिनों के लिए लाए। और उन्होंने फोस्टर केयर में बच्चे को लेने के लिए आवेदन, और ये प्रक्रिया के तहत उपलब्ध है सुविधा सभी को। आप फोस्टर केयर में बच्चों को लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। फोस्टर केयर टेम्परेरी होती है, 1 साल के लिए, उसको फिर बढ़ाया जा सकता है 2 साल के लिए। आप 10 दिन के लिए भी अगर बच्चों को रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, तो फोस्टर केयर के लिए जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है उसके पास पूरी पूरी प्रक्रिया होती है। वो आपकी जांच करेंगे, आपके घर में आएंगे, देखेंगे, सब एक प्रोसेस की बात है। उस प्रोसेस के बाद वहां पे ऐसे कुछ बच्चों को घरों में 10 दिन के लिए ले जाया गया, और जिस उन्होंने उन परिवारों के साथ गणेशोत्सव बनाया, आनंद लिया। उसके बाद वो वापस चिल्ड्रन होम में एक कनेक्ट बना। तो सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त जो है वो इस बात की है कि समाज जो है वो जाकर इन चिल्ड्रन होम्स से जुड़े। आप लोगों, समाज का जितना इंटरवेंशन होगा, बच्चों की कोई भी संस्था ले लीजिए आप, चाहे चिल्ड्रन होम ले लीजिए, चाहे स्कूल्स ले लीजिए, जितना ज्यादा इंटरवेंशन समाज का होगा उतनी ज्यादा बुराइयों से, कुरीतियों से, कमियों से हम बाहर आते। तो इसका केवल यही तरीका। जी प्रियंक सर, आप किताब के बारे में बात कर रहे थे कि आप किताब भी लिख रहे हैं, तो आप चैट बॉक्स में अगर किताब का नाम मेंशन कर दिया, ऑडियंस को बता दें ताकि ऑडियंस आगे पढ़ सके। किताब पब्लिश होगी तब मैं निश्चित रूप से आपको उस रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सोशल मीडिया के माध्यम से किताब के बारे में बताएं। लेकिन जिन जिन बातों का मैंने अपनी टॉक में जिक्र किया है उनको और विस्तार से मैंने किताब में लिखने की कोशिश की है कि कैसे मिशनरी ऑफ चैरिटीज का चिल्ड्रन होम हो, या दिल्ली में रेनबो फाउंडेशन वाले चिल्ड्रन होम हो, किस प्रकार से, या प्रयागराज वाला चिल्ड्रन होम हो, किस प्रकार से बच्चों के साथ गलत प्रकार की फायदों के लिए बच्चों को रखा जा रहा था, बच्चों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, उनके क्या कारण थे और उसका निवारण कैसे हो। ये सारी बातें मैंने किताब में समाहित करने की कोशिश की है और एक फिक्शन के रूप में इसको डाला है। तो किताब जैसे आएगी मैं आपके पास भेजूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वक्त अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उसको जरूर प्रोपोगेट करें। इस किताब में 4 कहानियों का संग्रह है। मैं चारों कहानियों के नाम अभी आपको बता सकता हूँ, किताब का नाम अभी नहीं बताऊंगा। उसमें एक कहानी है पिंजरा, तिजारत ग्रूमिंग। तीसरी कहानी का नाम है टूल किट पापा, और चौथी कहानी जो उसमें है वो नीली साड़ी वाली दीदी। तो इस प्रकार से ये 4 कहानियां किताब में। आपने कोई एप्लीकेशन के बारे में भी बात की थी जो लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? वो एक ऐप है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होगा। तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज के मेंबर्स हैं, जो JGBs के मेंबर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के मेंबर हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमिटीज के मेंबर हैं, स्टेट कमीशंस के मेंबर्स हैं, उन लोगों को इंस्पेक्शंस करने के लिए वो मासी, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, बनाया गया है, जिसे जिन बच्चों के पास माँ नहीं है उनकी देखरेख करने में मासी सहायक हो सके, इस उद्देश्य के साथ ये मासी।
नमस्ते प्रियांक जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल टॉक जो आपने दिया। मेरा सवाल एक्चुअली मिशनरीज ऑफ चैरिटी के रिगार्डिंग है, क्योंकि ये हर जगह फैला हुआ है। तो दिल्ली में भी काफ़ी जगह पे हैं, बच्चे होते थे पहले, नवजात बच्चे, छोटे बच्चे, 4-5 साल के बच्चे, 3-4 फ्लोर है उनके, इट्स अ ह्यूज स्पेस दे हैव टेकन। एंड वहाँ पे पहले अडॉप्शन भी उन्होंने, वो कहते थे कि उन्होंने शुरू किया था, बट लेटर ऑन इट स्टॉप्ड। तो पूरा वो खाली हो चुका है, सिर्फ 2 फ्लोर बच गए हैं, वो 2 फ्लोर खाली है और 1 फ्लोर ही है जिसमें विकलांग बच्चे हैं, एंड दे हैव सम डिफॉर्मिटीज और समथिंग। सो उन्होंने कहा कि सरकार ने बंद कर दिया अडॉप्शन का और अब हम ये विकलांग बच्चे, सो हाउ डू वी ट्रस्ट दिस पीपल? मतलब ये जो चल रहा है, हमें क्या इनको सपोर्ट करना चाहिए? जो बच्चे हैं, हाउ डू वी नो दैट दे आर नॉट मीमिंग देम और दे आर नॉट डूइंग समथिंग जस्ट टू रन देयर एनजीओस? देखिए, वो झूठ बोलते हैं कि सरकार ने बंद, वो लोग कानून का पालन नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद बंद। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ये सरकार को बदनाम करने के लिए झूठ। देखिए, वो लोग बच्चे बेच रहे थे, हमने उसको पकड़ा। अब आप चोरी करेंगे, बच्चों को बेचेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे और उसके बाद ये बोलेंगे कि सरकार ने बंद करा, ये गलत बात। अडॉप्शन के लिए मैंने जो बताया, कारा की एक प्रक्रिया है, कारा की प्रक्रिया का जो पालन नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली बंद होगा। तो सरकार किसी को बंद करने नहीं जाती है, ये लोग खुद बंद करके भाग जाते हैं, क्योंकि अब आप पैसे नहीं कमा पाएंगे ना, अब आप बच्चे को बेच नहीं पाएंगे, अब आप किसी से डोनेशन के नाम पे एक मोटी रकम नहीं ले पाएंगे, इसलिए ये लोग बंद करके भागे हैं और सरकार ने किसी को बंद नहीं किया। हालांकि जो विकलांग या दूसरे सीएनसीपी बच्चे वहाँ रह रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी देखरेख की चिंता समाज को करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए। और सरकार की इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, अब तो हमने ये प्रोसेस पूरी बना दी है कि वो रेगुलरली मॉनिटर हो सकती है।